एक यूनिट जो कोई डोनर डोनेट कर रहा है ब्लड का, उससे मैक्सिमम 3 लोगों की लाइफ बचाई जा सकती है। बीपी की दवाइयाँ शुरू हो गई है तो वो दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग ही चलने वाली है। कि टाइम इज ब्रेन। इसका रिहैबिलिटेशन फेज होता है सर, वो लगभग कितना लंबा होता है? कि आप मुझे देखिए, मैं कहीं से आपको कमज़ोर लग रहा हूँ क्या? मैंने कम से कम 20 बार ब्लड डोनेट कर रखा है। पॉडकास्ट विद अनुजा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश भाटी। वेलकम सर टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच तनुजा। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रहेगा। आज हम इस पॉडकास्ट में डेंगू, हाइपरटेंशन, ब्लड डोनेशन और स्ट्रोक पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन इन सब से पहले जान लेते हैं सर की मेडिकल जर्नी। सर, आपने 5 साल की पहले MBBS करी, उसके बाद 4 साल एज मेडिकल ऑफिसर वर्क किया और उसके बाद अब आप अपनी रेजिडेंसी कंटिन्यू कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज से। तो ये सफ़र कितना रोमांचक रहा? बिल्कुल, काफ़ी रोमांचक रहा और काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहा ये। 2020 में जब कोविड की सेकेंड वेव स्टार्ट होने वाली थी, तब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी और मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ नागौर से ही जस्ट पास में ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बासनी है, वहाँ पे हुई थी पहली पोस्टिंग। और वहाँ पे कोविड की वेव भी चली थी एक अच्छी खासी, तो अच्छा। उसमें एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद में मैंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर ताऊसर, वो भी नागौर के पास में, उधर मेरा ट्रांसफ़र हुआ। लगभग 2 साल मैंने वहाँ काम किया और अब इंटरनल मेडिसिन में एज अ रेजिडेंट डॉक्टर अभी मैं JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में काम कर रहा हूँ। तो ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड था कोविड, जो शायद हो सकता है कि जितने भी लोग उस ड्यूरेशन में थे उनके दिमाग से ये पीरियड तो कभी निकलने वाला नहीं है। उस टाइम आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी और अब ठीक है, वो वेव आई थी और चली गई। अब वी आर ऑल ओके नाउ, थिंग्स हैव बिकम नाउ न्यू नॉर्मल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंडियन मेडिकल जो सिस्टम है उसकी हायरार्की किस तरीके की है? तो इंडियन हेल्थ सिस्टम में सबसे जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड होती है वो सब सेंटर लेवल पे होती है। वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता है, बट पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, जैसे ANM एंड दूसरे स्टाफ होते हैं। फिर जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डॉक्टर का होता है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन डॉक्टर से परामर्श ले पाती है। उसके बाद में सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ये आ जाते हैं। और उसके बाद में जो टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें मेडिकल कॉलेज लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं। और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस है वो सबसे ऊपर हायरार्की में रखते हैं इनको। हायरार्की में आपने 3 डिफरेंट लेवल पे काम किया है, जैसे PHC पे किया है, CHC पे किया और अब आप मेडिकल कॉलेज के अंदर हो। इनमें आपने क्या मेजर डिफरेंस स्पॉट किए? देखिए, ऐसा है कि जो PHC लेवल की जो सेवाएं होती है वो बहुत बेसिक सेवाएं होती है। वहाँ पे लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन होते हैं और बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, शुगर लेवल और स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ होते हैं। और CHC लेवल पे थोड़ा सा दायरा बढ़ता है, लैब थोड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर लैब का थोड़ा बढ़िया होता है और उसमें कुछ और इन्वेस्टिगेशंस होती है। वहाँ डॉक्टर्स की संख्या भी ज़्यादा होती है और कुछ CHCs तो ऐसे हैं जहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट भी होते हैं। अच्छा। और उसके बाद में अभी जो मेडिकल कॉलेज लेवल का हॉस्पिटल है, इसका एंटायर जो सिस्टम है वो पूरा अलग होता है। इसमें सुपर स्पेशलिटी भी होती है और बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, वेल इक्विप्ड होते हैं बेसिकली। तो जो PHC होती है वहाँ पे बेसिक इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद में रेफरेंस सिस्टम होता है जिसमें CHC, और फिर जो टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम है जो मेडिकल कॉलेज लेवल के हॉस्पिटल से, उस पर रेफ़र किया जाता है। ओके। तो बेसिक जो सीजनल बीमारियां हैं हमारी, उनमें से क्या ऐसा होता है कि हाँ, PHC पे जो पेशेंट्स जा रहे हैं उनका स्क्रीनिंग वहाँ पे हो जाती है? देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे बहुत बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। उसमें लिमिटेड इक्विपमेंट रहता है, लिमिटेड स्टाफ रहता है और एक सिंगल डॉक्टर होता है जो अधिकांश जो PHCs है उस पर। तो उसमें बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन, जैसे बेसिक शुगर टेस्ट, BP टेस्ट और ये सब होता है। बेसिक रूटीन जो चेकअप होता है वो हो जाता है। उसके बाद में उनको रेफ़र किया जाता है आगे के हॉस्पिटल के लिए। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे PHC की ये लगती है और जो सबसे बढ़िया जो कंट्रीब्यूट एक MO कर सकता है वो ये है कि एटलीस्ट वो खुद कुछ नहीं करे तो अपने पेशेंट को सही सलाह तो दे सकता है कि आप उधर जाइए और इस तरीके से आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। करेक्ट। और सोशली इम्पैक्ट की बात देखें तो फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट के जो योजनाएं हैं काफ़ी सारी, वो PHC के वर्क के दायरे में होती है और उनसे ही मेजर उनका रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल एनीमिया मुक्त राजस्थान है, उसमें मेडिकल ऑफिसर का एक अहम रोल रहता है। किस तरीके से वो अपने एरिया के बच्चों की स्क्रीनिंग करे, कैसे वो कोऑर्डिनेट करे आसपास के स्कूल के प्रिंसिपल से और दूसरे डिपार्टमेंट से, वो सारी बातें।
मतलब जब आपको एमओ पोस्ट असाइन हो रखी है तब आपको एक चिकित्सा के रूप में तो आप सेवाएं दे ही रहे हैं चिकित्सक के रूप में, साथ ही साथ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप एक टीम को लीड कर रहे होते हो और गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स भी होती है, हेल्थ स्कीम, जिनको ग्रास रूट लेवल पे आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो बेसिकली जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है वो उसमें काफ़ी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का भी है एक्सपीरियंस, और वो मुझे काफ़ी अच्छा मिला। अब अपन मूव ऑन करते हैं कुछ सीजनल बीमारियों की तरफ। जी जैसे अभी सितंबर का ड्यूरेशन चल रहा है, अपकमिंग जो सीज़न है अक्टूबर नवंबर, इसमें कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है? देखिए, सबसे कॉमन बीमारी जो इस टाइम पे रहती है, जो अक्सर सफ़र करते हैं हम सभी, वो डेंगू है। राइट। बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि अभी बारिश हो रखी है, अब टाइम आएगा कि मच्छर डेवलप हो रहे हैं और वो फिर एक आउटब्रेक सा होता है हर एरियाज़ में। तो डेंगू बहुत कॉमन है इस सीज़न में। इसका रीज़न क्या रहता है? इसका रीज़न यही है कि वाटर कलेक्शन हो जाते हैं स्मॉल पॉकेट्स में अपने सराउंडिंग में। जो एडीज इजिप्टाई जो मॉस्किटो है, जो कि डेंगू का वेक्टर होता है, वो इसमें डेवलप होता है और ये आउटब्रेक करते हैं। पेशेंट को इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? जो सबसे पहला सिम्टम जो कॉमनली ऑब्जर्व होता है वो फीवर होता है, उसके साथ बॉडी एक, आँखों के पीछे दर्द होना, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आना, सर दर्द होना, और कई बार तो पेशेंट की बीपी लो हो जाना सीवियर कंडीशन में, और पेशेंट के चकते हो जाना शरीर पे, काफ़ी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट फॉलोअप क्या रहेगा? देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कैसी सीवियरिटी है। डेंगू भी अलग अलग तरीके से क्लिनिकली मैनिफेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, क्लासिकल जो डेंगू फीवर होता है उसमें मैंने जो सिम्टम्स बताए ये यहीं तक लिमिट रहते हैं कि फीवर, बॉडी एक और शरीर पे चकते हो जाना अगर प्लेटलेट्स कम हो रही है तो, ये सब होता है। उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, खूब सारा लिक्विड डाइट लेना होता है, और बुखार आना पे पैरासीटामोल, ये सब डॉक्टर की देख रेख में करना होता है। और इसके बाद में कुछ सीवियर कंडीशन में जब प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो पेशेंट का बीपी भी फॉल हो सकता है, शॉक में भी जा सकता है पेशेंट, या इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। उस केस में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की भी नीड पड़ सकती है। ओके, तो एक तरह से अगर ध्यान ना दिया जाए तो इट इज़ अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। हाँ, अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे तो शायद ये दिक्कत कर देगा। आपने अभी बात करी प्लेटलेट डोनेशन की। कुछ लोगों को एक अपन को क्लियर पर्सपेक्टिव देना होगा कि प्लेटलेट डोनेशन और ब्लड डोनेशन, इस दोनों के बीच में मेजर मतलब या इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें? देखिए, ब्लड डोनेशन, जो 1 यूनिट ब्लड लिया जाता है किसी भी डोनर से, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कहने का मतलब है कि 1 यूनिट जो कोई डोनर डोनेट कर रहा है ब्लड का, उससे मैक्सिमम 3 लोगों की लाइफ बचाई जा सकती है। उससे किसी को जो आरबीसी किसी को नीड है तो वो दी जा सकती है, प्लेटलेट नीड है तो वो, या फिर प्लाज्मा। ये 3 पोर्शन में वो डिवीज़न किया जाता है, और वो जिसको जिस हिसाब से नीड है वो दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक कॉमन मिथ है लोगों के अंदर कि ब्लड डोनेट करेंगे तो अपने शरीर में कमजोरी बन जाएगी, या हो सकता है कि अपन को कोई बीमारी ना पकड़ ले, तो उसको कैसे अपन बस्ट आउट करेंगे? उसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि आप मुझे देखिए, मैं कहीं से आपको कमज़ोर लग रहा हूँ क्या? मैंने कम से कम 20 बार ब्लड डोनेट कर रखा है। ओह, अच्छा। और मैं ये कहना चाहूँगा सभी को कि सभी को करना चाहिए जो हेल्दी है। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है ब्लड डोनेट करने के लिए? जी बिल्कुल, क्राइटेरिया है इसका। एज शुड बी 18 to 65, और पेशेंट को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, और पेशेंट शुड बी वाइटली स्टेबल। जैसा अभी आपने बताया कि जो एक ब्लड का जो यूनिट है उससे आरबीसी का रिक्वायरमेंट अगर किसी को है तो वो हो जाएगा, प्लाज्मा रिक्वायर्ड है तो वो हो जाएगा, और अगर प्लेटलेट रिक्वायर्ड है तो वो हो जाएगा। ये जितना भी कैंपेन अभी चलता है, लोग कितना बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी लेते हैं? जी, अभी इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता लोगों में देखने को मिली है। काफ़ी सारे जो सोशल जो ग्रुप्स हैं, जो वॉलंटियर्स है, वो आगे आके जब भी नीड होती है तब कैंप्स करते हैं, और खूब अच्छा डोनेशन भी आता है। और ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर सेकंड किसी न किसी को कहीं ना कहीं ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है। राइट। वेदर वो कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या कोई प्रेग्नेंट लेडी हो। जैसे कि इंडिया में जो मेजर कोज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी है वो हेमरेज है, तो उसमें ब्लड की सिग्निफिकेंटली रिक्वायरमेंट है। और थैलेसीमिया के पेशेंट देख लो, उनमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और मेलिग्नेंसीज है खूब सारी, उनमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिमांड इतनी है
कि आप सप्लाई कितनी भी करो कम ही रहेगी। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा और नीड है। जो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लेट्स से कि 100 लोग हैं, 100 में से लगभग 60 to 65% लोगों का बी पॉजिटिव ग्रुप रहेगा। तो उन लोगों के अंदर ऐसी एक थिंकिंग होती है कि अरे यार बी पॉजिटिव तो बहुत सभी लोग हैं, तो क्या जाकर के डोनेट करना, कहीं ऐसा नहीं हो कि ब्लड जो है वो वेस्ट हो जाए। तो उस ओपिनियन को कैसे चेंज किया जा सकता है? देखिए ऐसा है कि अगर बी पॉजिटिव ज़्यादा कॉमन है तो ये बात भी समझने वाली होगी कि जिनको रिक्वायरमेंट है ब्लड की, जिनको ज़रूरत पड़ रही है ब्लड की, उनमें भी बी पॉजिटिव वाले ज़्यादा होंगे। राइट। तो इस चीज़ को अगर आप सोचोगे तो ये जो दिमाग में नहीं आएगा कि बी पॉजिटिव वाला वेस्ट हो जाएगा, सब यूज़ में आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जब ब्लड डोनेट करने के लिए पेशेंट जा रहा है तो उसके वाइटल्स भी स्टेबल होने चाहिए? जी बिल्कुल, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होना चाहिए, उनका शुगर सही होना चाहिए, डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं हो, हाइपरटेंशन का पेशेंट नहीं हो, और कोई नॉन केस ऑफ किसी जो इन्फेक्टेड स्टेज है जैसे हेपेटाइटिस, HIV और ये सब इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होने चाहिए। और एक जो डोनर है वो हर 3 महीने में डोनेट कर सकता है। ओके। और इसकी रिकवरी भी अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स में शुरू हो जाती है, 24 to 48 आवर्स में शुरू हो जाती है। अच्छा। तो काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया, वो था हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इंडिया में कितना कॉमन हो चुका है? हाइपरटेंशन आप ये देख लीजिए, इंडिया में एवरी 4th एडल्ट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, एंड उनके 50% लोगों को ही पता है कि उनको उनका बीपी बढ़ा हुआ है, और उनमें से भी 50% लोग ही उसकी दवाई खा रहे हैं। वाई इज इट सो? एक्चुअली हाइपरटेंशन को एज ए साइलेंट किलर कंसिडर किया गया है। मतलब अच्छा। आप ये समझ लीजिए कि साइलेंट किलर क्यों बोला है हाइपरटेंशन को, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी लेट देखने को मिलते हैं, अच्छा। काफ़ी लंबा ड्यूरेशन निकल जाता है, फिर पता लगता है कि ये सब बीपी की वजह से हो रहा है, और लंबे समय में ये अपने दिल को, दिमाग को, किडनी को, आँखों को अफेक्ट करता है। अभी जैसे आपने बताया हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं? देखिए लंबे समय में काफ़ी सारे सीरियस दुष्परिणाम इसके देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये दिल पे, दिमाग पे, किडनी पे, आँखों पे, हर जगह ये अपना इफ़ेक्ट दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिमाग की बात करें तो स्ट्रोक हो सकता है, जिसको लकवा बोलते हैं, वो हेमरेज हो सकता है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, दिल का दौरा, और गुर्दे का ख़राब हो जाना। क्रोनिक किडनी डिजीज़ का भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन। और इसके साथ जो रेटाइनोपैथी है, जो आंखों की जो रेटाइना है, उसको भी ये सिग्निफिकेंटली डैमेज करता है लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम में। और इसके अलावा जो लाइफस्टाइल में जो बेसिक लाइफस्टाइल को जो हैम्पर करता है, गुस्सा ज़्यादा आना, एंजाइटी होना, वो सारी चीज़ें वो तो देखने को मिलती है। बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा। बिहेवियरल चेंजेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो मेनली मैं एक लाइन में कहूँ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होती है इससे। अच्छा, तो पेशेंट को ये बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो क्या ऐसा है कि जिस पेशेंट को, कोई हाइपरटेंशन से ग्रसित कोई पेशेंट है, उसको मेडिसिन फॉलोअप पे वो चल रहा है, लेकिन उसको समय समय पे अपने सभी बाकी चीज़ों की भी जांच कराती रहनी चाहिए? जी बिल्कुल, उसको जांच करवानी चाहिए। और हाइपरटेंशन के जो मैनेजमेंट में जो सबसे पहला है वो डैश अप्रोच होती है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ओके। उसमें हरी पत्तेदार सब्जी खाना, घी तेल को अवॉइड करना, और रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। नमक कम खाना जो मेन चीज़ है, नमक 5 ग्राम से भी कम खाना होता है। और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनको तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2.5 ग्राम से भी कम खाओ। अच्छा। और उसके बाद में रेगुलर एक्सरसाइज, ग्रीन वेजिटेबल्स, और रेगुलर चेकअप, ये मेन चीज़ है। और इनसे भी अगर ठीक नहीं हो रहा तब आप मेडिसिन स्टार्ट करो अपने चिकित्सक की सलाह पे, और उनको कंटिन्यू करो। अगर आपका बीपी कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको मेडिसिन लेना मस्ट है। और अगर आपका कंट्रोल रह जाता है, आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दवाई भी लेते रहें और लाइफस्टाइल भी मेंटेन करें। ऐसा है क्या किसी पेशेंट की अगर बीपी की दवाइयाँ शुरू हो गई है तो वो दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग ही चलने वाली है? जी ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। कई लोग इस वजह से दवाई भी चालू नहीं करते। वो कंटिन्यूसली, उनको पता होता है बीपी बढ़ा है, बट वो एक गोली की वजह से कि ये एक गोली मुझे ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, वो अवॉइड करते हैं कि इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। बट ये मिथ उनको हटाना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जो बेसिक लाइफस्टाइल है उसकी ओर जाना चाहिए, और मेडिसिन टाइम पे लेनी चाहिए।
इस कंडीशन के अंदर जो रेटिनोपैथी हो जाती है वो कितना टाइम लगता है ऑब्जर्व होने में? इसमें सालों लग जाते हैं एक्चुअल में। अच्छा। रेटाइनोपैथी को अपने सिम्टम्स दिखाने में सालों लग जाते हैं। ओके। और जो ब्रेन पे इफेक्ट करता है, आपने बताया लकवा मार जाना, स्ट्रोक, वो कैसे एक पेशेंट को, या कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जो इसकी तरफ ज़्यादा प्रोन होते हैं? देखिए, स्ट्रोक के जो सबसे बड़ा कारण है स्ट्रोक का, वो हाइपरटेंशन ही होता है। जो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर की बात करें तो उसमें हाइपरटेंशन, उसमें डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना और जो अल्कोहल और स्मोकिंग, ये सारे जो रिस्क फैक्टर होते हैं इसमें हाइपरटेंशन को सबसे मेन माना गया है। जैसे बीपी जिनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, दे आर मोर प्रोन टू सीवीए, दैट इज स्ट्रोक। ओके। पेशेंट को कैसे पता चलेगा, या पेशेंट के अटेंडर्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई इस इंसान को अभी स्ट्रोक आया या ये लकवा मार गया है इन्हें? कुछ बेसिक से सिम्टम्स होते हैं, कुछ बेसिक साइन होते हैं जिनसे पता लगता है कि ये स्ट्रोक यानी जिसको लकवा बोलते हैं वो हो सकता है। जैसे कि चेहरे का तिरछापन ओके। और आवाज़ में दिक्कत आना, और इसके साथ में हाथ या पैर का सूना हो जाना या नमनेस होना या टिंगलिंग सेंसेशन होना, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। ये चीज़ें अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो उनकी फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, जो स्ट्रोक के केसेस होते हैं उसमें जितना जल्दी वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर जाएंगे उतना उनको फ़ायदा होगा। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम इज़ ब्रेन, ओके। एवरी मिनट काउंट। तो सबसे पहला काम होता है कि आप इमिडिएटली डॉक्टर को अप्रोच करें और अपना ट्रीटमेंट चालू करवाएं। स्ट्रोक का ट्रीटमेंट फॉलोअप बहुत ही लंबे ड्यूरेशन का होता है या फिर इमीडिएट होता है? देखिए, ऐसा है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट तो इमीडिएटली किया जा सकता है। स्ट्रोक के भी दो टाइप होते हैं, एक हेमरेजिक होता है, एक इस्केमिक होता है। अपन आम भाषा में इसको समझें तो जो दिमाग की जो रक्त की जो नली है, अगर वो फट जाए तो उसको हेमरेज बोलते हैं। अब उससे लीकेज हो रहा है ब्लड का, वो भी इरिटेशन कर सकता है ब्रेन में। और अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाए, जो रक्त की जो नली है उसमें ब्लॉकेज आ जाए, तब भी जो अफेक्टेड पोर्शन ऑफ ब्रेन है उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, तो वो इन्फार्क्ट बन जाएगा वहाँ पे। तो दो चीज़ें हो सकती है इसमें। दोनों में सबसे पहला जो काम होता है कि वो आप डॉक्टर को अप्रोच करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आपने जैसा कहा कि इसमें कम टाइम लगता है या ज़्यादा टाइम लगता है, तो देखिए ऐसा है कि ब्रेन पूरी बॉडी से अलग स्ट्रक्चर है, अलग ऑर्गन है। वो ऐसे है कि जैसे किसी के चोट लगती है चमड़ी पे या दूसरे ऑर्गन है, उनकी हीलिंग हो जाती है, बहुत फास्ट होती है। बट जो न्यूरॉन्स की जो इंजरी होती है, जो दिमाग की जो कोशिका है न्यूरॉन्स, उनकी जो इंजरी होती है वो इरिवर्सिबल होती है। तो उसको वापस से जो हेल्दी पोर्शन है वो वापस अपने जब कनेक्शन बनाएगा, न्यूरोनल कनेक्शन, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो लकवा के जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत लंबा टाइम लग जाता है, और उसमें भी वो 19-20 उनका रहता है, वो पूरी थोड़ा तरीके कुछ से एक ठीक नहीं इफेक्ट तो होगा। उसके अंदर रह ही जाता है हाँ, स्ट्रोक बिल्कुल पेशेंट के बिल्कुल। अंदर। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे दो टर्म यूज़ करे थे, एक हेमरेजिक और एक इस्चेमिक। ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? देखिए, ये तो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन से ही किया जाता है। तो डॉक्टर सबसे पहले एनसीसीटी हेड करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं आम भाषा में बोलें तो। उससे वो अपना प्रोटोकॉल तैयार करते हैं कि हेमरेजिक का ट्रीटमेंट करना है या इस्केमिक का करना है। उस हिसाब से फिर आगे मेडिकल अप्रोचेस से उनका ट्रीटमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी इंसान को स्ट्रोक हुआ है तो जो उसके अटेंडर्स हैं उनको घर पे ही बैठ के इलाज नहीं करना है या इंतज़ार नहीं करना है उनके ठीक हो जाने का, ऐसे ही सीधा डॉक्टर के पास जाके अप्रोच करना है। लेकिन एक कल्चर है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि अगर किसी के घर में किसी को स्ट्रोक हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय मंदिर मंदिर लेके जाते हैं। उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है कि आस्था अपनी जगह है, और आस्था, सबकी आस्था की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप आस्था रखिए भगवान में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो पहला काम है वो आपको डॉक्टर को अप्रोच करना है इस केस में। ओके। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो एक बार जो दिमाग का डैमेज हो गया है, जो न्यूरॉन्स डैमेज हो गए हैं, उनकी हीलिंग में फिर बहुत दिक्कत आएगी और वो 100% रिपेयर नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो पहले डॉक्टर के पास जाइए और फिर आप अपने जो भी पर्सपेक्टिव है बिल्कुल आपका वो बिल्कुल। फॉलो करिए। जैसा अभी आपने बताया कि स्ट्रोक की रिकवरी में बहुत टाइम लगता है, तो समझो किसी को 5-6 महीने या साल भर लग रहा है रिकवरी के अंदर, तो ऐसा तो होगा नहीं कि पेशेंट 6 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहने वाला है, उसे तो घर पे ज़रूर डिस्चार्ज किया जाएगा। तो इस पूरी ड्यूरेशन के अंदर पेशेंट की केयर कैसे करें? देखिए कि स्ट्रोक का जो मैनेजमेंट का टाइम है, जो इसके ट्रीटमेंट का टाइम है, काफ़ी लंबा होता है। तो जैसा कि आपने बताया कि 6 महीने रखना पॉसिबल नहीं होता हॉस्पिटल में। जो भी इनिशियल जो ट्रीटमेंट दे के फिर
ओपीडी बेसिस पे उनको फॉलोअप में रखा जाता है और मेडिकेशन के साथ में डिस्चार्ज किया जाता है। इसके साथ में जो अटेंडर्स हैं, जो गार्जियंस हैं पेशेंट के, उनको भी पेशेंट केयर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो बेड रिडन है, कहीं मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सोशली हेल्दी रखना ज़रूरी है। उनसे आप मिलते रहो, सोशली उनको थोड़ा एक्टिव रखो उनको। और साथ में जो मेंटल इश्यूज़ आते हैं जैसे एंजाइटी आना, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ होना, वो सारे कॉमन है, डिप्रेशन, ये सारे, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ में जो फिजिकल केयर है वो भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक पोस्चर में जब पेशेंट लेटा होता है तो बेड सोर्स की प्रॉब्लम आ जाती है। बेड सोर्स नॉर्मल भाषा में अगर बताना नॉर्मल भाषा में जैसे अपन नागौर की भाषा में बोले तो पेशेंट के टांकियाँ पड़ जाना, अच्छा, घाव हो जाते हैं बेसिकली। जो जिस पोस्चर में वो लेटे रहते हैं पेशेंट, उस पोस्चर में घाव हो जाते हैं, तो वो बेड सोर्स होते हैं। तो पोस्चर बदलना, ड्रेसिंग करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। और इसके साथ में जो मेन चीज़ है वो है न्यूरोफिजियोथेरेपी। न्यूरोफिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो लंबा टाइम होता है उसमें फिजियोथेरेपी ही सपोर्ट करती है रिकवरी को। ओके, तो जो इसका रिहैबिलिटेशन फेज होता है सर, वो लगभग कितना लंबा होता है? ये काफ़ी हो सकता है, डिपेंड करता है स्ट्रोक कितना बड़ा था, किस टाइम पे एक्शन लिया गया था, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। इसमें अपन को स्लो एंड स्टीडी प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है। बिल्कुल स्लो, काफ़ी स्लो और स्टीडी प्रोग्नोसिस है इसका। कोई यंग पेशेंट है जिसे स्ट्रोक हो गया है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि एक चलता फिरता घूमता अच्छा सा यंग कैंडिडेट 20-22 साल का, उसको स्ट्रोक हो जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन तो ऑब्वियस है आना। ऐसे में उसकी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाए? तो देखिए, मेंटल जो हेल्थ किसी पेशेंट के मेंटेन करने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जो अटेंडेंस का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसके साथ में जो सोशल इन्वॉल्वमेंट है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और साथ में जैसे बहुत सारी दिक्कत भी आती है, जैसे ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन का भी कंसेप्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑक्यूपेशन है उससे वो डेविएट हो जाते हैं, तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण बनता है। तो उसको भी, जो अटेंडर्स हैं उनको पॉजिटिव तरीके से उसको एड्रेस करना चाहिए। आज आपने हमें डेंगू, ब्लड डोनेशन, हाइपरटेंशन और स्ट्रोक, इन सभी के एक तरह से ब्रीफ नोट पूरा हमें बताया है और हमारे व्यूवर्स को पता चला है। उम्मीद करते हैं इस पॉडकास्ट से उनके लाइफ में भी कुछ चेंजेस आएँ, पॉजिटिव चेंजेस, और हमारी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आएँ। सर, पॉडकास्ट रैप करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपकी तरफ से कोई प्रो टिप हो हमारे लिए और व्यूवर्स के लिए। पॉडकास्ट के व्यूअर्स को मेरा यही प्रो टिप है कि अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालिए, अच्छा खान पान रखिए, अच्छी लाइफस्टाइल रखिए और अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली करवाते रहिए। Thank you so much, sir, for coming to our podcast. Thank you so much, Tanuja. It was really interesting and I enjoyed it a lot.